मेरी पत्नी मुझसे गुस्से में कहती है, तुम मुझे हर महीने 20 लाख युआन के अलावा क्या देते हो? मुझे तुम्हारी 20 करोड़ युआन की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। दोनों मिलकर मुझे मारने की साजिश रचते हैं। मैं एक गहरे गड्ढे के किनारे लटका हुआ था और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी हंस रही थी। फिर वह मुझसे कहती है, तुम्हारे मरने के बाद उसे 20 करोड़ युआन की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मैंने उसके नाम कुछ नहीं कराया है, लेकिन वह सब कुछ हासिल कर लेगा। इसके बाद दोनों मिलकर मुझे उस गड्ढे में धक्का दे देते हैं, लेकिन फिर मेरा पुनर्जन्म हो जाता है। इस बार मैं उसकी असलियत जानता था, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं अपनी पत्नी को एक पैसा भी नहीं दूंगा। फिर मैं अपनी पत्नी के पास जाता हूं और उससे कहता हूं कि हमारे पास 3 लग्जरी कारें हैं और कुछ बचत भी है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो यह 20 करोड़ युआन की वैवाहिक संपत्ति बनती है। मैं उससे कहता हूं, तलाक के बाद तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। मैं तुरंत कागजों पर साइन कर देता हूं और वह भी बिना देर किए उन कागजों पर साइन कर देती है। फिर वह मुझसे कहती है, क्या तुम्हें लगा था कि मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारी संपत्ति के लिए शादी की थी? मुझे मेरा सच्चा प्यार चाहिए। वह आगे कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं बिताना चाहती थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी कितनी घुटन भरी थी। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ लग्जरी जिंदगी जी, लेकिन उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। तुमने मुझे पैसों से यहां बांध कर रखा था। मैं फंसी हुई थी, लेकिन अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपने सच्चे प्यार के साथ रहूंगी। अब मैं उसी आदमी के साथ रहूंगी जिससे मैं सच में प्यार करती हूं। यह सुनकर मैं मुस्कुराता हूं और उससे कहता हूं, तुम उस गरीब स्टूडेंट की बात कर रही हो। तुम्हें नहीं पता कि वह कितना गरीब है। उसके परिवार की कमाई सिर्फ 200 युआन महीने है और वह पढ़ाई कर रहा है। उसकी पढ़ाई का खर्च भी मैं ही उठाता हूं। अब मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे बिना तुम दोनों अपने प्यार के सहारे कितने दिन जी पाते हो। जब मैं उसकी स्पॉन्सरशिप बंद कर दूंगा तब क्या होगा? इसके साथ ही हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है और हम दोनों तलाक ले लेते हैं। तलाक के कागज मेरे हाथ में थे, इसलिए मैंने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। तभी मेरी पूर्व पत्नी का बॉयफ्रेंड भी वहां आ गया। उसके पास एक खूबसूरत कार थी, हाथ में फूल थे और मेरी पूर्व पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही मेरी पूर्व पत्नी दौड़कर उसे गले लगा लेती है। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, जॉन, पिछले 10 सालों से तुम मुझे हर महीने 10,000 युआन देते रहे हो। तुम्हारी सारी मदद के लिए मैं आभारी हूं। वैसे भी इस लड़की को चुनना था कि वह तुम्हारे साथ रहेगी या मेरे साथ, और उसने मुझे चुना है। अब तुम दोनों का तलाक हो चुका है, इसलिए वह मेरे साथ रहेगी। तुम अपने पैसे अपने पास रखो और पैसे के दम पर टिंगशुए को धमकाने की कोशिश मत करना। टिंगशुए भी मेरी तरफ देखकर कहती है, जॉन, अब हमारा तलाक हो चुका है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि हम दोबारा कभी ना मिलें। अब मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। फिर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वह कहती है, मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूं, मुझे वह दिन याद आ जाता है जब तुमने मुझे पैसों से धमकाया था। मुझे यह सब बेहद घिनौना लगता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही है कि मैंने तुम्हारे पैसे खर्च किए और पैसों के लिए अपनी आत्मा तुम्हें बेच दी। मैं उससे कहता हूं, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और उसके साथ जाने लगती है। जाते जाते वह कहती है, बस अपना वादा याद रखना। फिर वह जी के साथ वहां से चली जाती है। तभी मैं उन्हें रोकते हुए कहता हूं, 1 मिनट रुको। वह मेरी तरफ देखकर कहती है, अभी तो तुमने कहा था कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। क्या अब तुम्हारा मन बदल गया है? तुमने कहा था कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो अब यह सब क्या है? मैं उससे कहता हूं, जिस कार में बैठकर तुम जाना चाहती हो वह भी मेरी है, इसलिए उसकी चाबी मुझे वापस कर दो। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए तुम मेरी चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं आगे कहता हूं, और जो एलवी का लिमिटेड एडिशन सूट तुमने पहना है वह भी मेरा है, उसे भी वापस करना होगा। तुम्हारे हाथ में जो मगरमच्छ की चमड़ी वाला बैग है उसकी कीमत 5 लाख युआन है, वह भी मुझे वापस करना होगा। यह सुनकर वह कहती है, यह कार अब मेरी है और मैं इसे वापस नहीं करूंगी। मैं उससे कहता हूं, जब तुम मेरे साथ थीं तब तुम ये सारी चीजें इस्तेमाल करती थीं,
अब हमारा तलाक हो चुका है और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें यह सब वापस करना होगा। तुम मेरी कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकती। यह तलाक के समझौते में साफ लिखा हुआ है। तुमने अभी अभी उस पर साइन किया है। अब जल्दी से कार की चाबी मुझे वापस दो, वरना मैं यहीं पुलिस बुला लूंगा। यह सुनकर वह गुस्से से भर जाती है और चाबी मेरी तरफ फेंक देती है। मैं चाबी पकड़ लेता हूं तो वह गुस्से में कहती है, तुम यह सब सिर्फ एक फेरारी के लिए कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे खरीद नहीं सकती? मैं आज दोपहर ही एक नई फेरारी खरीदूंगी और तुम्हें दिखा दूंगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जी भी उसके पीछे खड़ा था। वह भी मेरा मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस कार की कीमत कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ युआन, और तुम इसे वापस मांग रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? बाहर से तुम अमीर दिखते हो, लेकिन अंदर से बहुत बड़े कंजूस हो। अपना चेहरा देखो, कितना बदसूरत है। यह सुनकर मैं हंसता हूं और उससे कहता हूं, ओह अमीर राजकुमार, तुम्हारी नजर में अगर यह 1 करोड़ युआन कोई मायने नहीं रखता, तो वह 1 करोड़ युआन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मैं यह कार तुम्हें दे दूंगा। यह सुनते ही वह गुस्से से लाल हो जाती है और मन ही मन कहती है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत दया बची थी, वह भी अब खत्म हो गई। इसके बाद वे दोनों टैक्सी बुलाते हैं और टैक्सी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ही मैं अपना फोन निकालता हूं और किसी को कॉल करके कहता हूं, डोंगशी, और मेरा अब तलाक हो चुका है। अगर ऐसा है तो उसके सारे संसाधन वापस ले लो और यह बात हर जगह फैला दो कि उसने शादी के दौरान मुझे धोखा दिया था। हमारे तलाक की खबर भी हर जगह फैला दो। साथ ही उसके परिवार के लिए जो फंड मैंने रखा था, उसे भी बंद कर दो। सिर्फ उसके पिता के इलाज और नर्सिंग होम का खर्च जारी रहने दो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मुझे पता है कि तुमने उससे तलाक ले लिया है, लेकिन क्या यह सब करना ठीक रहेगा? क्या तुम्हारे बाकी बिजनेस पार्टनर भी तुम्हारा साथ देंगे? इससे तुम्हारी पूर्व पत्नी की छवि पूरी तरह खराब हो सकती है। तुम्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं कहता हूं, अगर उसे अपनी छवि की इतनी चिंता होती तो वह मुझे कभी धोखा नहीं देती। मुझे उसकी छवि की नहीं, बल्कि अपने सम्मान की चिंता है। तुम बस वही करो जो मैंने कहा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह आखिर कितनी दूर तक जा सकती है। इतना कहकर मैं वापस कार में बैठ जाता हूं। मैं अपने सचिव से कहता हूं, उससे जुड़ी हर चीज बेच दो। उसके नाम की तीनों विला बेच दो। उसकी कार भी बेच दो, क्योंकि मुझे अभी नकदी की जरूरत है। मेरे सचिव ने तुरंत उन तीनों विला को बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर दिया। खरीदार भी तैयार थे। तीनों विला बेचने के बाद मेरे पास 9 करोड़ युआन आ गए। इसके अलावा शॉय के पास जो 3 लग्जरी बैग थे, महंगे कपड़े थे, गहने थे और बाकी सभी कीमती सामान भी बेच दिए गए। उन सबको बेचने के बाद मुझे 7 करोड़ युआन और मिल गए। यह सब करने के बाद मेरा सचिव मुझसे कहता है, क्या आप सच में उन तीनों विला को बेचना चाहते हैं? अगर हम उन्हें कुछ समय और रोक कर रखें तो शायद ज्यादा कीमत मिल सकती है। चाहे तो मैं उनका रेनोवेशन भी करवा सकता हूं। तब किसी को पता नहीं चलेगा कि वे पुराने हैं। मैं सचिव से कहता हूं, नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। उन लग्जरी सामानों को भी बेच दो। वहां की प्रॉपर्टी की कीमत इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही कि हम उसका इंतजार करें। अगर वही पैसा शेयर बाजार में लगाया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। अपने पिछले जीवन में मैंने शॉय को हर खुशी देने की कोशिश की थी, लेकिन अब हमारा तलाक हो चुका है। उसकी सच्चाई जानने के बाद मेरा मन भी काफी हल्का था। फिर मैं अपनी कंपनी की वैल्यू के बारे में पूछता हूं। मेरा सचिव बताता है, कंपनी की कुल वैल्यू अभी लगभग 10 करोड़ युआन है। यह सुनकर मैं सोचता हूं कि मुझे दूसरा मौका मिला है। अपने पिछले जीवन की जानकारी का इस्तेमाल करके मैं कंपनी को सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर सकता हूं। फिर मैं अपने सचिव से कहता हूं, कंपनी के पास जो भी निवेश फंड हैं, वे सब मेरे पास ले आओ। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है और कहता है, क्या यह कंपनी का पैसा है? अगर कुछ गलत हो गया तो कंपनी दिवालिया भी हो सकती है। मैं उससे कहता हूं, चिंता मत करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। सारी हिस्सेदारी और फंड मेरे पास ले आओ। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। मुझे पता था कि इस साल कुछ शेयरों की कीमत बहुत ऊपर जाने वाली है। मैं अपने पुनर्जन्म का फायदा उठाने वाला था।
मेरे पास ज्यादा पूंजी नहीं थी, लेकिन अगर मैं सही शेयर खरीदता तो बहुत जल्दी अमीर बन सकता था। यह सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उपन्यासों में जैसे नायक पुनर्जन्म लेकर अपनी जिंदगी बदल देते हैं, मैं भी वही करने वाला था। तभी मुझे एक फोन कॉल आती है। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति कुछ बताता है और फिर कहता है कि मेरी पूर्व पत्नी नौकरी की तलाश में एक कंपनी पहुंची है। वह वहां जाकर अपने बारे में डींगे मारती है और कहती है, मैं एक टॉप डिजाइनर हूं, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी सालाना सैलरी 3 करोड़ युआन होगी, एक पैसा कम या ज्यादा नहीं। आपके पास यह फैसला करने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं। यह सुनकर सामने वाला आदमी गुस्से में आ जाता है और कहता है, सिक्योरिटी कहां है? इस पागल औरत को यहां से बाहर निकालो। यह सुनते ही तांगशी भड़क जाती है और कहती है, तुमने किसे पागल कहा? तुम्हें पता भी है तुम किससे उलझ रहे हो? जोंग परिवार तुम्हें बर्बाद कर देगा। जैसे ही मैं यहां से निकलूंगी तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। बाद में तुम खुद मुझसे नौकरी के लिए विनती करोगे, लेकिन तब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। उसी समय मेरे सचिव के पास मेरी पूर्व पत्नी का फोन आता है। मैं कॉल उठाता हूं। वह तुरंत शिकायत करते हुए कहती है, मुझे यहां परेशान किया जा रहा है। तुम तुरंत इस कंपनी के मालिक को फोन करो और उसे सबक सिखाओ। मैंने उसे अपना डिजाइन बेचने की पेशकश की थी। मैंने 3 करोड़ युआन मांगे थे, लेकिन उसने मुझे प्रोजेक्ट देने से इनकार कर दिया। मैं चाहती हूं कि 2 मिनट के अंदर प्रेसिडेंट वांग मुझसे माफी मांगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। मैं उससे कहता हूं, क्या तुम भूल गई हो कि हमारा तलाक हो चुका है? तुमने ही कहा था कि तलाक के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर अब मुझे फोन क्यों कर रही हो? वह भावनात्मक दबाव डालते हुए कहती है, अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? लगता है तुम भी इसके पीछे हो। तुम जानबूझकर मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊं, लेकिन मैं कभी नहीं आऊंगी। चाहे तुम अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। मैं उससे कहता हूं, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें बार बार यही बता रहा हूं, मुझे दोबारा कभी फोन मत करना। इतना कहकर मैं कॉल काट देता हूं। इसके बाद मैं मिस्टर गू को फोन करता हूं और कहता हूं कि मुझे 30 करोड़ युआन की जरूरत है। मिस्टर गू मुझसे कहते हैं, मेरे ऑफिस आ जाओ, वहां बैठकर बात करते हैं। यह सुनकर मैं खुश हो जाता हूं। मुझे याद आता है कि एक बार वह पानी में डूबने वाली थीं और मैंने उनकी जान बचाई थी। उसी एहसान के बदले उन्होंने मुझे 9 करोड़ युआन दिए थे। जब मैं उनसे मिलने पहुंचता हूं तो देखता हूं कि उन्होंने एक बेहद कीमती हार पहना हुआ है जो नीलामी में बहुत ऊंची कीमत पर बिका था। उन्होंने मुझे जो पेय परोसा वह भी बेहद महंगा था। हम चाय पीते हुए बात करने लगते हैं। मैं उनसे कहता हूं, मैं आपसे मिलने इसी वजह से आया हूं। क्या आप मुझे 30 करोड़ युआन दे सकती हैं? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराती हैं और कहती हैं, 30 करोड़ नहीं, मैं तुम्हें 50 करोड़ युआन दूंगी। वह पहले से ही इसके लिए तैयार थी। उसने मुझसे कहा, बदले में तुम्हें मुझे जानकारी देनी होगी। अगर वह जानकारी भरोसेमंद हुई तभी मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, तभी हमारा सहयोग हो पाएगा, वरना इस बात को यहीं भूल जाओ। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर मैं उससे कहता हूं, ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद मैं उसके सचिव से पूछता हूं, आपकी कंपनी के पास अभी कितना फंड है? वह जवाब देता है, 60 अरब युआन। मैं उससे कहता हूं, इन 60 अरब युआन को उन शेयरों में निवेश करो जिनके बारे में मैं बताऊंगा। 3 महीने के अंदर यह रकम 10 गुना हो जाएगी। यह सुनते ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे 50 करोड़ युआन दे दिए। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, भविष्य में भी हम इसी तरह साथ काम करेंगे। हम दोनों के बीच सौदा तय हो गया और मैं बहुत खुश था। बाहर निकलते समय मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस जीवन में मेरी हैसियत अरबों डॉलर तक पहुंचनी चाहिए। अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं भी किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। इसी दौरान तिंग शुए एक साधारण नूडल्स की दुकान में बैठी खाना खा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी जगह बैठकर खाना पड़ेगा। तभी एक आदमी जल्दी में नूडल्स लेकर आ रहा था और गलती से पूरे नूडल्स उसके ऊपर गिर गए। उसके कपड़े खराब हो गए। वह हमेशा आलीशान जिंदगी जीना चाहती थी, महंगे रेस्तरां में खाना चाहती थी, लेकिन अब उसकी सारी संपत्ति बिक चुकी थी। जी भी अब काफी परेशान था
उसे इस महीने मिलने वाले 10,000 युआन भी नहीं मिले थे, और जिस व्यक्ति से उसे मदद मिलने वाली थी वह भी उससे दूर हो चुका था। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, अगर तुम मुझे 5 लाख युआन दे दो तो मैं अपने माता पिता के लिए घर खरीद सकता हूं। मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं, कुछ दान भी करना है। यह सुनकर तिंगशुए कहती है, अगर मेरे पास 5 लाख युआन होते तो मैं दे देती, लेकिन मेरे पास अब सिर्फ 1 लाख युआन बचे हैं। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मैंने लगभग सब खर्च कर दिए हैं। तब जी उससे कहता है, तो वह कार्ड दे दो जो तुम पहले इस्तेमाल करती थीं। तिंगशुए हैरान होकर पूछती है, वह तो जियांग का कार्ड है, तुम उसका कार्ड क्यों इस्तेमाल करना चाहते हो? जी हंसते हुए कहता है, इतना मत सोचो, बस मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपना वादा पूरा करना है। अगर मैं कार्ड इस्तेमाल कर लूं तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा? यह सुनकर तिंगशुए खुश हो जाती है। वह तुरंत अपने बैग से एक काला कार्ड निकालती है और कहती है, हाँ, थोड़ा सा पैसा खर्च करने में क्या दिक्कत है? वह कार्ड जी को दे देती है। कार्ड पाकर जी भी खुश हो जाता है, लेकिन जब वह बैलेंस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कार्ड ब्लॉक हो चुका है। फिर वह दूसरा कार्ड मांगता है। तिंगशुए उसे दूसरा कार्ड देती है। वह उसे भी चेक करता है, लेकिन वह पूरी तरह खाली था। यह सब देखकर तिंगशुए गुस्से से भर जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, जियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सारे कार्ड बंद करने की? वह उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पता चलता है कि जियांग ने उसे ब्लॉक कर दिया है। उसी समय उसके पिता का फोन आता है। वह गुस्से में कहते हैं, आखिर तुमने जियांग के साथ क्या किया है? मेरे नर्सिंग होम का खर्च भी बंद हो गया है, अस्पताल के सारे बिल भी रुक गए हैं और मुझे अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है। वह आगे कहते हैं, मैं उन 3 विला में गया था जो जियांग ने तुम्हें दिए थे, लेकिन वहां से भी मुझे निकाल दिया गया। बताओ, आखिर चल क्या रहा है? क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया है? तुम्हारे भाई ने जुए में 5 करोड़ युआन हार दिए हैं और अब वह पैसा भी हमें चुकाना है। यह सब सुनकर तिंगशुए और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह दांत भींचकर कहती है, जियांग की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अब मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे वह अगले 3 महीने में कुछ भी कर ले। इधर 3 महीने बाद वो की संपत्ति 10 गुना बढ़ चुकी थी। यह सब मेरी वजह से हुआ था। मैंने उसे शेयरों में निवेश करने की सलाह दी थी और उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई थी। मेरी अपनी संपत्ति भी उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। अब मैं अपना खुद का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने वाला था। मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने फंड का इस्तेमाल करके इमारतें खरीदी, कुछ पैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म में लगाए, कुछ पैसे नॉवेल रीडिंग एप्स में निवेश किए। मैंने उन सभी प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जो मुझे जल्दी अमीर बना सकते थे। मैं तेजी से धन कमाने लगा और शेयर बाजार में लगाया हुआ पैसा भी हर दिन बढ़ता जा रहा था। समय बीतता गया और मैं लगातार अमीर होता गया। 2 साल के भीतर मेरी कुल संपत्ति 100 अरब युआन से भी ज्यादा हो गई। इसके बाद मैंने जोंग ग्रुप का नाम बदलकर एलीट ग्रुप रख दिया। मैंने अपनी पुरानी कार भी बेच दी। मैं अपनी हर चीज को पूंजी में बदलना चाहता था। अब मेरे पास बहुत पैसा था, इसलिए मैंने एक लग्जरी इलाके में शानदार विला खरीद लिया। गुओ भी मेरी पड़ोसी निकली। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुई। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। वह हंसते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब तुम मेरे पड़ोसी हो। फिर वह मुझे एक पेंटिंग देती है और कहती है, यह मेरी सबसे पसंदीदा पेंटिंग है, मैं इसे तुम्हें उपहार के रूप में देना चाहती हूं। इसके बाद वह मुझसे खाना बनाने के बारे में पूछती है। मैं उससे कहता हूं, हाँ, मैं खुद खाना बनाता हूं। उस दिन मैंने बहुत सारा खाना बनाया और गोभी के साथ समय बिताया। मेरी संपत्ति हर दिन बढ़ रही थी। अब मैं किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहता था। वह हर शाम मेरे घर खाने पर आने लगी और मैं उसके लिए खाना बनाता था। समय के साथ हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। मेरी जिंदगी में पैसा भी आ चुका था और प्यार भी, इसलिए अब मुझे तिंगशुए की बिल्कुल परवाह नहीं थी। एक दिन मेरा सचिव मेरे पास आया और बोला, तिंगशुए ने आपके लिए संदेश छोड़ा है। उसने कहा है कि अगर अगले 4 महीने में आप उसे ढूंढने नहीं आए तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर आपको कभी नहीं मिलेगी। यह सुनकर मैं अपने सचिव से कहता हूं, उसे जवाब भेज दो कि मैं अपनी जिंदगी में उसका चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। यह सुनकर सचिव थोड़ा परेशान हो जाता है,
और कहता है, मिस्टर जियांग, क्या आप सच में अपनी पूर्व पत्नी को यही संदेश भेजना चाहते हैं? क्या आप थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं हो रहे? मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूं, अगर संदेश भेजना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। मैं अपने सचिव से कहता हूं, उसे तुरंत जवाब भेजो। अगर जवाब नहीं भेजा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जवाब भेजने के बाद उसे ब्लॉक भी कर देना। नौकरी खोने के डर से सचिव तुरंत वैसा ही करता है। इन 4 महीनों के दौरान तिंग शुए ने कई बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया। उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हर कंपनी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके पिता भी उसके पास बचा हुआ थोड़ा बहुत पैसा ले लेते थे। आखिर में उसके पास सिर्फ मगरमच्छ की चमड़ी वाला एक बैग बचा था, लेकिन उसके पिता ने वह भी छीन लिया। यह सब देखकर वह भावुक हो गई। अब उसे याद आने लगा कि इतने सालों तक उसकी रक्षा करने वाला व्यक्ति जियांग ही था। उधर जी भी अब उससे नाराज रहने लगा था। वह सिर्फ 2000 युआन महीने कमा पाता था और तिंग शुए के लिए यह रकम बहुत कम थी। इतने पैसों में घर का खर्च चलाना मुश्किल था। जब वह जियांग के साथ बिताए दिन याद करती तो सोचती कि अगर वह वापस उसके पास चली जाए और उससे माफी मांग ले तो शायद वह उसे माफ कर दे। तभी उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती थी। फिर वह जियांग के बारे में और जानकारी जुटाती है और उसे पता चलता है कि वह अब अरबपति बन चुका है। उसकी संपत्ति अब अरबों डॉलर की हो चुकी थी। तिंग शुए को हमेशा लगता था कि 4 महीने बाद जियांग खुद उसे ढूंढने आएगा। उसे विश्वास था कि वह फिर से उसके पास लौट आएगा। लेकिन तभी जियांग का सचिव उसे फोन करता है और कहता है, लगता है तुम्हारी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वह तुमसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए जो भी उम्मीदें तुम्हारे मन में हैं उन्हें भूल जाओ। यह सुनकर तिंग शुए की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसी समय जब जियांग ऑफिस जाने वाला था, तिंग शुए उससे मिलने पहुंच जाती है। वह सीधे उससे कहती है, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूं। अब तुम मेरे लायक बन चुके हो। तुम अमीर हो। तुम्हें जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जल्दी से अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो, नहीं तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं उससे कहता हूं, कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि हमारा तलाक हो चुका है। मैं तुम्हें दूसरा मौका देने वाला नहीं हूं। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूं। क्या तुम पागल हो गई हो? यहां से चली जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। तिंग शुए पीछे से चिल्लाकर कहती है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है जियांग। अपनी बात वापस ले लो, नहीं तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। मैं हंसकर कहता हूं, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम खुद कह रही हो कि मैं अरबों डॉलर का मालिक हूं। फिर मुझे तुम्हारे जैसी बेकार लड़की के साथ रहने की क्या जरूरत है? लगता है तुम कोई सपना देख रही हो। तुम्हें जीना है या मरना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हां, मेरी कंपनी के सामने मरने की कोशिश मत करना। इससे मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू पर असर पड़ेगा। यह सुनकर तिंग शुए रोने लगती है। वह कहती है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए? तुम्हें अब मेरी कोई परवाह नहीं है। मेरे प्यार की भी कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूं कि तुम्हें जिंदगी में कभी सच्चा प्यार न मिले। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दो, नहीं तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और तिंग शुए को वहां से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद मेरा व्यापार और तेजी से बढ़ने लगा। अब मेरी संपत्ति सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी और मैं बेहद अमीर बन गया था। फिर मेरी दूसरी शादी की तैयारी शुरू हुई। गु परिवार ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। हमारी शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि यह 2 अरबपतियों की शादी थी। उधर मुझे जी और तिंग शुए के बारे में भी खबरें मिलने लगीं। एक दिन तिंग शुए ने सबके सामने स्वीकार कर लिया कि वह जी के साथ रिश्ते में थी। इस बात से जी बुरी तरह नाराज हो गया। गुस्से में उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। जहां तक तिंग शुए की बात थी, वह अस्पताल में बैठी थी जब उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी है। उसके बदले हमें 2 लाख युआन मिलेंगे।
इससे तुम्हारे भाई का कर्ज भी चुक जाएगा। तिंग शुए यह शादी नहीं करना चाहती थी, वह रोने लगी। लेकिन उसके पिता गुस्से में बोले, अब तुम्हारी इच्छा का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास एक अच्छा पति था, लेकिन तुमने उसे खुद खो दिया। यह सुनकर तिंग शुए और जोर से रोने लगी। मेरी शादी के दिन वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। हर तरफ अमीर और प्रभावशाली लोग थे जो मुझे बधाई दे रहे थे। तभी तिंग शुए वहां पहुंच गई। वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे समझ आया है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते थे। तुम हर महीने मुझे 20 लाख युआन देते थे। बस मुझे एक और मौका दे दो। उसकी बातें सुनकर मैंने सिक्योरिटी को बुला लिया। मैं उससे कहता हूं, किस मौके की बात कर रही हो? यहां से चली जाओ तिंग शुए। वह लगातार चिल्लाती रही और एक और मौका मांगती रही, लेकिन मैं उसे कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद मेरी संपत्ति और तेजी से बढ़ती गई। मैं पहले से भी ज्यादा अमीर होता चला गया। अब मेरे पास एक खूबसूरत पत्नी थी, बहुत सारा पैसा था और एक सफल जीवन था। भविष्य में हमारे बच्चे होंगे और हम खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। बाद में मुझे पता चला कि तिंग शुए के पिता उसे गांव ले गए थे और एक कमरे में बंद करके रखते थे। वह वहीं रह गई जहां से उसने शुरुआत की थी। मुझे जिंदगी ने दूसरा मौका दिया था और मैं उस मौके को खोना नहीं चाहता था। शायद पुनर्जन्म का असली मतलब यही होता है।